रीराइट्स एक दो धारी तलवार है जो कि कभी कभार स्टोरीज को जबरदस्त बनाता है तो कभी कभार उन्हीं स्टोरीज की धज्जियां उड़ा देता है। अब ये रीराइट का गेम इतना बड़ा है कि मूवी बनने के बाद जब टेस्ट स्क्रीनिंग होती है उसमें भी जब ऑडियंस को कोई चीज पसंद नहीं आती तो उसको भी रीराइट किया जाता है, जिसका सबसे प्राइम एग्जांपल है लोकी का आर्क। 2014 में आई थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंदर लोकी स्वार्थल में कर्स के साथ मारा जाता है, पर जब टेस्ट ऑडियंस को ये दिखाया गया तो वो मानने को रेडी ही नहीं थे कि लोकी मर गया है। उनका मानना था कि लोकी वापस आएगा। उनका मानना था कि जैसे पहली थॉर मूवी में लोकी गिर गया था पर फिर वो वापस आया था, ठीक वैसे ही इस पार्ट में भी होगा। और जब फिल्म मेकर्स ने ऑडियंस की ये बात सुनी तो इस वजह से उन्होंने मूवी में माइनर चेंजेस किए, जहां एंड में दिखाया गया कि लोकी ने ओडिन की जगह ले रखी है। अब ये इतना बड़ा मोमेंट था लोकी के कैरेक्टर आर्क में कि इसके बाद लोकी की कहानी ऐसी पलटी कि आज उसकी पॉपुलैरिटी थॉर से भी ऊपर है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। मूवीज की दुनिया में सुपर हीरो मूवीज बहुत अलग होती हैं। इनके स्क्रिप्ट कभी फाइनल नहीं होते। एक वर्जन शूट होता है, दूसरा वर्जन एडिट होता है और तीसरा वर्जन ऑडियंस के बाद आता है रीशूट होकर। और इन सब के बीच रीराइट से डिसाइड करते हैं कि मूवी सरवाइव करेगी या कोलैप्स। ये प्रोसेस कभी स्टोरी को रिफाइन करता है तो कभी पूरा विजन तोड़ देता है। प्रॉब्लम तब होती है जब रीराइट स्टोरी को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि स्टूडियो या सिर्फ फैंस को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है। जबकि चाहे फिल्म बनाने वाला हो या फिल्म देखने वाला, हर कोई जानता है कि सिनेमा में टोन और आइडेंटिटी सब कुछ होती है, जिस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है रीराइट्स की वजह से। इसका सबसे बड़ा और ऑब्वियस एग्जांपल है 2017 में आई जस्टिस लीग। जैक स्नाइडर ने इस फिल्म को शूट कर लिया जिसका टोन मिथिक और डार्क विजुअल पैलेट था, जिसमें एक इमोशनल ग्रेविटी थी। उनका विजन था गॉड्स अमंग ह्यूमंस दिखाना, लेकिन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के मिक्स्ड रिएक्शन के बाद वार्नर ब्रोस को लगा कि उन्हें टोन बदलना चाहिए और मूवी की लेंथ को छोटा करना चाहिए। इसके अलावा स्टूडियो ने डिसाइड किया कि मूवी को लाइटर बनाना है ताकि ये थोड़ी किड्स फ्रेंडली भी हो। हालांकि इसी दौरान एक ट्रेजेडी भी हुई मूवी के डायरेक्टर जैक स्नाइडर के साथ, जहां उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। जिसके बाद जॉस व्हीडन को बुलाया गया फिल्म को संभालने के लिए, पर वार्नर ब्रोस ने फिल्म को पूरी तरह बदल दिया। जहां जॉस व्हीडन ने जैक स्नाइडर के शूट किए शॉट को यूज किया अपने हिसाब से, जॉस ने जोक्स ऐड किए और पूरी मूवी का टोन बदल गया। ये रीराइटिंग एक क्रिएटिव डिसीजन नहीं था बल्कि कॉर्पोरेट की मनमानी और पैनिक का नतीजा था, जिसमें उन्हें एक टाइम फ्रेम के अंदर मूवी को लाना था। और इतने सारे क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से ये मूवी ना जॉस व्हीडन की रही ना जैक स्नाइडर की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जॉस व्हीडन मल्टीकास्ट सुपर हीरो मूवी अच्छी बनाते हैं। उन्होंने पहली और दूसरी एवेंजर्स मूवी भी तो बनाई है, पर वो भी यहाँ कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनके भी हाथ बंधे हुए थे। वही हम सब ने देखा है कि जब डायरेक्टर को खुली छूट दे दी जाती है, जहाँ उनके हाथ बिल्कुल नहीं बंधे होते और उन्हें कहा जाता है कि भाई जो जी में आए वो करो, तब रिजल्ट होता है थॉर रैग्नारॉक जैसी मूवीज का। जहां थॉर की पहली दो मूवी सीरियस थी और डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ ऑडियंस के साथ उतना कनेक्ट नहीं कर पाई, वहीं थॉर रैग्नारॉक का एम क्लियर था। इस बार थॉर को एक कॉस्मिक एडवेंचर हीरो बनाना है जिसमें ह्यूमर भी हो। ये रीराइट स्टूडियो के प्रेशर पर नहीं बल्कि डायरेक्टर की क्यूरियोसिटी का रिजल्ट था, जिसके बाद थॉर सबका फेवरेट बन गया। अगर कोई फैन थॉर की वकांडा एंट्री को हल्का सा भूल भी जाए तो इमिग्रेंट सॉन्ग के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ थॉर की एंट्री आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। ऐसा नहीं है कि इस मूवी के बनने के बाद रीराइट्स नहीं हुए। अगर आपने थॉर रैग्नारॉक का पहला टीजर देखा हो तो आप समझ जाओगे कि थॉर और ओडिन पहले एक गली में मिलने वाले थे, जहां ओडिन बकायदा थॉर को ओडिन फोर्स देते और उसके बाद हेला ओडिन को मारती, लेकिन इस नजारे को बदल दिया गया जिसको हमने मूवी में देखा। ये एग्जांपल प्रूफ है कि रीराइट कोई खराब चीज नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब रीराइट के पीछे क्रिएटिव इंटेंशन नहीं बल्कि स्टूडियो का डर और प्रेशर हो। एक और कंट्रोवर्शियल केस है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का, जहां स्कॉट डेरिक्सन चाहते थे एक डार्क हॉरर टोन जहां स्ट्रेंज लड़े अपने अंदर के करप्शन से, लेकिन स्टूडियो को मल्टीवर्स एक्सपैंड करना था और वांडा विजन की पॉपुलैरिटी के बाद उन्होंने स्टोरी वांडा के अराउंड शिफ्ट कर दी। डायरेक्टर बदला, टोन बदला और सैम रेमी ने नए स्क्रिप्ट के साथ शूट शुरू किया। ये तो सैम रेमी का डायरेक्शन स्टाइल था कि विजुअल्स इंसेन बने और इंडिविजुअल मूवी के हिसाब से मूवी ठीक ठाक थी, पर जब आप वांडा के सिनेमैटिक यूनिवर्स में आर्क को देखो तो यहाँ उसका आर्क बहुत इनकंसिस्टेंट फील होता है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ही मूवी में साइड कैरेक्टर बनकर रह गए। यहाँ पर भी जो रीराइट था वो 2017 की जस्टिस लीग जैसा ही था, पर बात ये थी कि जिन लोगों को काम संभालने को दिया गया यानी कि सैम रेमी और माइकल वॉल्ड्रॉन, इन्होंने इधर उधर जाती हुई स्टोरी में भी अच्छा खासा डैमेज कंट्रोल कर दिया। वहीं अगर हम इस सिचुएशन को कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर से कंपेयर करें तो रूसो ब्रदर्स ने यहाँ बहुत ही भारी रीराइट किया था प्री प्रोडक्शन में। ओरिजिनल स्क्रिप्ट एक टिपिकल स्पाई
स्पाई फिल्म थी, पर उन्होंने उसे पॉलिटिकल थ्रिलर बना दिया जिसमें रियल वर्ल्ड थीम्स आए, जैसे कि फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल और ट्रस्ट वर्सेस मैनिपुलेशन। इतना कम लगे तो एक इमोशनल आर्क भी यहाँ था। अच्छी बात यह थी कि विंटर सोल्जर का रीराइट टाइम पे हुआ, क्रिएटिव कंट्रोल्स के साथ हुआ, इस वजह से विंटर सोल्जर एक बहुत ही जबरदस्त मूवी बनी। तो यहाँ हमें साफ साफ दिखा कि जब रीराइट अर्ली फेज में हो तो क्रिएटिव्स बहुत आराम से चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं, जहाँ बहुत अच्छा खासा स्पेस होता है क्रिएटिविटी के लिए। लेकिन जब रीराइट लेट स्टेज में होता है, वो भी स्टूडियो के कंट्रोल की वजह से, तो वो रीराइट नहीं रिपेयर होता है। पर कभी कभार रीराइट किया जाता है एक इमोशनल टच देने के लिए। ऐसा ही कुछ हुआ था एवेंजर्स एंड गेम के साथ, जहाँ एवेंजर्स एंड गेम में पहले टोनी अपने डेथ के सीन पर डायरेक्ट स्नैप करता है बिना किसी डायलॉग के। टेस्ट स्क्रीनिंग्स में रूसो ब्रदर्स को फीडबैक मिला कि सीन इंपैक्टफुल है, लेकिन वो सीन इमोशनली उतना हिट नहीं कर रहा जितना करना चाहिए। रूसो ब्रदर्स जब अपने एडिटर्स जेफरी फॉर्ड के साथ इसके एडिटिंग पर काम कर रहे थे, तब जेफरी ने सजेस्ट किया कि क्यों ना टोनी आई एम आयरन मैन बोले, जिससे पहली आयरन मैन मूवी खत्म हुई थी। इससे एक फुल सर्कल कंप्लीट होगा। ये आइडिया रूसो ब्रदर्स को पसंद आया और मूवी रिलीज से 3 महीने पहले इसको रीशूट किया गया, जहां पर सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ये सीन उसी स्टूडियो में शूट किया जहां 12 साल पहले उन्होंने पहली आयरन मैन मूवी के लिए ऑडिशन दिया था। ये वो रीराइट था जिसने एक पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक इमोशनल एंकर दिया। आई मीन सोच कर देखो कि क्या होता अगर ये लाइन नहीं होती मूवी में। सीन इफेक्टिव रहता, पर वो बात नहीं आती जो बात इस सीन में अभी है। अब मैंने आपको कई सारे नजारे दिखाए रीराइट्स के, जहां मैंने बताया कि स्टूडियो का इंटरफेरेंस कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड लेकर आता है। पर एक नेगेटिव साइड में रखना चाहूंगा कि जब स्टूडियो ने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया और डायरेक्टर ने अपनी कुछ ज्यादा ही मनमानी कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं थॉर लव एंड थंडर के बारे में, जिसको बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला। पर एक चीज जिससे हर एक मार्वल फैन एग्री करेगा वो ये है कि थॉर लव एंड थंडर में गॉर को अप टू द मार्क नहीं दिखाया गया। एक गॉड किलर जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है कॉमिक्स में थॉर की स्टोरी लाइन पर, उसको यहाँ पर बस एक बच्चा चोर बना दिया गया, जो कि मेरे हिसाब से सुपर हीरो कॉमिक जॉनरा 2 मूवी में सबसे बड़ा डाउनफॉल होगा, जहाँ इमोशनल एंगल तो था पर थॉर रैग्नारॉक जैसा एक्शन मिसिंग था। अब हम बात करेंगे रीराइट्स के सबसे अनएक्सपेक्टेड साइड से, जिसको आप कॉम्प्रोमाइज्ड या फोर्स्ड रीराइट भी कह सकते हो, जो कि हमें देखने को मिला वकांडा फॉरएवर में। वकांडा फॉरएवर बैटल ऑफ 2 किंग्स फ्रॉम मोस्ट पावरफुल नेशन होने वाला था। रायन कोगलर इस कहानी को बहुत पहले ही लिख चुके थे, उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। लेकिन चैडविक बोसमैन की डेथ के बाद रायन कोगलर ने पूरी फिल्म रीराइट की, जिसके बाद स्टोरी तचाला की अनटाइमली डेथ पर शिफ्ट हो गई। इस कहानी में एक इमोशनल सक्सेसर को लाया गया, साथ ही साथ प्रॉपर शोक वाले सीक्वेंस डाले गए। रायन कोगलर ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट ग्रीफ को नैरेटिव बनाया। ऐसा मेरे ख्याल से पहली बार किसी सुपर हीरो मूवी में हुआ होगा, जहां कोई एक्टर इतना लेजेंडरी बन गया कि उसकी डेथ के बाद उसको रिकास्ट ना करके उसके कैरेक्टर को ही मूवी में मरवा दिया गया। तो इतने सारे रीराइट्स के सिचुएशन हमने डिस्कस किए, तो इससे हम इतना तो कंक्लूड कर सकते हैं कि रीराइट्स 3 तरह के होते हैं। पहला एवोल्यूशन रीराइट, जहां क्रिएटिव इंटेंट स्टोरी को एलिवेट करता है, जैसे रैग्नारॉक, विंटर सोल्जर और एवेंजर्स एंड गेम। दूसरा टाइप है प्रेशर रीराइट, जो कि मोस्टली स्टूडियो के इंटरफेरेंस की वजह से होता है, जिसमें कभी कभार क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से दूसरे डायरेक्टर को लाकर जो रायता फैलता है उसको बड़ी मुश्किल से समेटा जाता है, जैसे जस्टिस लीग और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। या फिर सेम डायरेक्टर से ही स्टूडियो जबरदस्ती काम करवाता है, जैसे जॉश ट्रैंक के साथ हुआ था जब वो 2015 वाली फैंटास्टिक फोर बना रहे थे। जॉश ने फैंटास्टिक फोर से पहले क्रॉनिकल पर काम किया था, जो कि बताता है कि ये डायरेक्टर काबिल है। लेकिन 2015 वाली फैंटास्टिक फोर इतनी बुरी बनी थी कि उसको कोई बुरे सपने में भी ना देखे। ये एक वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, पर अब इस पर क्या ही बोल सकते हैं। अब बात करें तीसरे रीराइट की, जो है कॉम्प्रोमाइज या फोर्स्ड, जैसे कि वकांडा फॉरएवर के केस में हमें देखने को मिला। अब ऐसा नहीं है कि रीराइट से कोई बच सकता है, रीराइट हर जगह देखने को मिलता है, पर ऐसा नोटिस किया गया है कि ये सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स में ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी एक मूवी एक इंडिविजुअल स्टोरी को कैरी करने के साथ साथ एक लार्जर पिक्चर में भी फिट होनी चाहिए। इसीलिए इस साल आई कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स जैसी मूवी ने कई सारे अपने प्लॉट पॉइंट्स गायब कर दिए, जिसकी वजह से मूवी से डेप्थ चला गया। और ऐसा हुआ सिर्फ और सिर्फ मल्टीवर्स सागा के विलन को चेंज करने की वजह से, जो कि अब कैंग नहीं डॉक्टर डूम है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का हाल कई हद तक जस्टिस लीग जैसा हो सकता था, लेकिन यहाँ रीराइट की टाइमिंग बहुत मैटर करती है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को रीराइट किया गया इनिशियल स्टेज में, जबकि जस्टिस लीग को रीराइट किया गया लेट स्टेज में, जिसकी वजह से दोनों मूवीज पर रीराइट का बहुत अलग असर हुआ। अब मेरी शुरुआत की बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि रीराइट एक 2 धारी
धारी तलवार है जो कि फिल्म को महान भी बना सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। पर हाल फिलहाल के समय में मूवी बर्बाद ज्यादा हुई है रीराइट की वजह से। पर अगर अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करी जाए तो उनका पूरा दाव एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पर लगा हुआ है, जिसकी वजह से कई सारी फिल्मों को रीराइट करने के साथ साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी होल्ड पर भी हैं। पर अब आप बताओ कि आपका रीराइट्स को लेकर क्या कहना है? आपके हिसाब से आपकी कौन सी ऐसी फेवरेट फिल्म्स है जिन पर रीराइट्स का बुरा असर हुआ है और कौन सी ऐसी आपकी फेवरेट फिल्म्स है जिन पर रीराइट्स का अच्छा असर हुआ है? इसके साथ साथ मैं आपको एक होमवर्क भी देना चाहूंगा। मुझे आप कुछ ऐसी फ्लॉप फिल्मों के एग्जांपल भी दो जो कि छोटे से रीराइट से हिट हो सकते थे। कमेंट्स में इनके बारे में बताना भूलना नहीं, और ये भी नहीं भूलना कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।